So now we are coming to our next chapter in plant physiology, and that is respiration in plants, या जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी चैप्टर का नाम रखता है कैसे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस डिस्कस होंगे वो खाली प्लांट के नहीं है, प्लांट में भी वैसा ही चल रहा है, एनिमल में भी वैसा ही चल रहा है। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? वो जूलॉजी के चैप्टर वाला रेस्पिरेशन जिसमें आप कहते हैं कि लंग से सांस लिया, ब्लड से ऑक्सीजन गई ना, वो चैप्टर अलग है जूलॉजी का। ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन डिस्कस हो रहा है जो सेल के अंदर प्रोसेस चल रहा है, ब्रेक डाउन का, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रहा है उसका डिस्कशन है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है पेज नंबर 226 पर स्टार्ट किया है। फिर आगे जाकर अगले पेज पर एनसीईआरटी ने भी ये समझाया है कि ये जो आप डिस्कस करेंगे ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, जहां एनसीईआरटी ने पेज नंबर 227 पर जाकर इस शब्द का इस्तेमाल किया है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो आप जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सांस लेना छोड़ना मेन मुद्दा नहीं है, यहां पर सेल के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है वो पढ़ेंगे। अब वो प्रोसेस तो ब्रेकडाउन का एनिमल सेल, प्लांट सेल में एक जैसा ही है, तो ये दोनों पर अप्लाई होता है। बेशक से चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट लिखा है एनसीईआरटी ने। अब पहले कुछ बेसिक जानेंगे रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे। एक कहा मैंने कि रेस्पिरेशन जो है ये एक वाइटल प्रोसेस है। जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या बनता है? ये केवल लिविंग सेल्स में पाया जाता है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये केवल लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये मीनिंग होता है वाइटल प्रोसेस का। अब किस पर्पज से रेस्पिरेशन चल रहा है? बहुत बेसिक चीजें। इसका पर्पज क्या है? ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करेगा? लार्जर कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटे कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, स्मॉलर कंपाउंड्स बनाए जाएंगे। ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? एनर्जी रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एनर्जी। अब आप पिछले चैप्टर से कंपेयर करो जरा, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर से। वहां क्या था? एनर्जी यूज करो और नए कंपाउंड बनाओ, वो था सिंथेसिस का प्रोसेस। यहां है कंपाउंड को तोड़ो और एनर्जी रिलीज करो, ना कि यूज करो। नेट जो होगी एनर्जी रिलीज होगी, टू रिलीज एनर्जी। इसलिए यह प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहलाता है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ये वर्ड आया क्रिटिकल ब्रेकडाउन, इस पर और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको पहचानना होगा। यहां पर जो नए शब्द जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें बड़े कंपाउंड्स को तोड़कर छोटे कंपाउंड्स बनाए जाएं, वो प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहलाता है। सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। और भी टर्म आएंगे, पहले बेसिक टर्म याद करने हैं। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कंपाउंड्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स फॉर व्हाट पर्पस? टू रिलीज एनर्जी। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सर्गोनिक कहलाता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहलाता है। अब एनसीईआरटी ने जब बेसिक समझाया है रेस्पिरेशन का, तो मल्टीपल रेफरेंस दिए हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर के, जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जरा याद दिलाता हूं आपको। फोटोसिंथेसिस ने ग्लूकोज बनाया, ये चैप्टर तोड़ेगा। उसने एनर्जी यूज की, ये चैप्टर एनर्जी को रिलीज कराएगा। किस पर्पज से? बॉडी वर्क कर रही है ना, मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, ये सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के पॉसिबल है? और इसके लिए बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। वही सबसे जो मेन सबस्ट्रेट है, यूज होता है इस पर्पज के लिए। तो ये प्रोसेस चल रहा है यहां पर। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं आपको समझाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अगर मैं कंपैरिजन लेना चाहूं,
ये दोनों का कंपैरिजन लिखूंगा। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा था? स्मॉलर कंपाउंड्स यूज किए और लार्जर कंपाउंड बनाए। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन उल्टा चल रहा है उसका। यहां पर एनर्जी यूज हुई थी। यह प्रोसेस एंडरगोनिक, यह प्रोसेस है एंडरगोनिक, एनर्जी कंज्यूमिंग। जबकि रेस्पायरेशन क्या है? एक्सर्गोनिक है, एनर्जी रिलीजिंग है। इसमें चल रहा है सिंथेसिस, यह प्रोसेस है एनाबोलिक। इसमें चल रहा है ब्रेकडाउन, यह प्रोसेस है कैटाबॉलिक। अगर आप कहें कि जी स्मॉलर कंपाउंड से लार्जर कंपाउंड कौन, बेसिक पॉइंट याद कर लो। CO2 यूज की थी, वाटर यूज किया था, इनको यूज करके क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था फोटोसिंथेसिस ने। अब उल्टा चलेगा, ग्लूकोज को तोड़ो, CO2 और वाटर बनाओ। यही चल रहा है। फिर NCERT कहता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं भी घूम के आ जाएं, जो भोजन यूज कर रहा है, प्लांट ने खुद बनाया तो खुद यूज कर रहा है। हमने प्लांट से खाया या किसी कार्निवोर एनिमल ने, या नॉन वेजिटेरियन फूड में ह्यूमंस ने अगर किसी एनिमल से खाया, जो भी प्लांट का से लिया फूड खाया, मांस खाया, लेकिन इस ऑर्गेनिक मैटर का ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? फोटोसिंथेसिस ही है। क्योंकि हर्बीवोर एनिमल भी तो अल्टीमेटली भोजन प्लांट से ले रहा है। तो रेस्पिरेशन में जो भी कंपाउंड तोड़ा जाएगा, उसका जो अल्टीमेट क्रिएटर है वो कौन सा प्रोसेस है? उसका सिंथेसिस करने वाला अल्टीमेटली कौन है? फोटोसिंथेसिस ही है। तो ये प्रोसेस नए एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है। ये बॉडी में उनके यूटिलाइजेशन के लिए उनको तोड़कर एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। प्लांट में भी हर पार्ट फोटोसिंथेटिक नहीं है। पत्तियों ने भोजन बनाया, स्टार्च स्टोर हो गया, दूसरे भाग यूज कर रहे हैं उसका, हर पार्ट फोटोसिंथेटिक नहीं है। पत्तियों ने भोजन बना लिया, सब प्लांट में तो स्टेम तो ग्रीन नहीं है, वो रेस्पायरेशन तो वो भी चलाएगा ना। तो रेस्पायरेशन तो सब जगह चल रहा है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में भी केवल वहीं चल रहा है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट है। और एनिमल तो रेस्पायरेशन कर ही रहे, वो तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। वी आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये जो बेसिक आइडिया बनता है दिमाग में, वो इनके कंपैरिजन का यहां पर मैंने मेंशन किया है। फिर यहां पर एनसीईआरटी छोटे मोटे पॉइंट और लेता है कि फंजाई, जो हम दूसरे चैप्टर में कवर कर चुके होते हैं कि फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं। यहां पर इसको भी मैं जरा ऐड कर दूं। प्लांट्स आप पहचानते हैं, ऑटोट्रॉफ्स है, अपना भोजन खुद सिंथेसाइज किया है। लेकिन प्लांट का भी हर पार्ट फोटोसिंथेटिक नहीं है, पर भोजन प्लांट ने बनाया है। फंजाई, एनिमल्स, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फंजाई में हेटेरोट्रॉफ्स कैसे हैं? सेप्रोट्रॉफ्स हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन से
ये एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स ईट फूड, दे आर कॉल्ड होलोजोइक। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो भोजन खाए, फंजाई खा नहीं रहा है, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करके भोजन को बाहर ही डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। जो फंजाई है वो खाता नहीं है, दे डोंट ईट, दे रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड बॉडी फॉर डिकम्पोजिंग, फॉर डिकेइंग दिस ऑर्गेनिक मैटर। दिस इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। जो फंजाई हैं, रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एनिमल खाना खाते हैं, फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन चलता है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और इससे अलग डिटेल आप और पढ़ चुके हो क्या, कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं, मोनेरा में ज्यादातर हेटेरोट्रॉफ्स है, कुछ फोटोसिंथेटिक है। ये फोटोसिंथेटिक कौन है? साइनोबैक्टीरिया है प्लस अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इनके नाम लिए थे मैंने पहले, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस में समझा चुका हूं ये स्टोरी। प्रोटिस्टा में सम फोटोसिंथेटिक, अदर हेटेरोट्रॉफ्स, जिसका डिटेल हम पहले भी ले चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह में डिटेल पढ़ चुके हैं। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा एक पॉइंट से। क्या मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में डिकम्पोजिशन वाला न्यूट्रिशन पाया जा सकता है? सैप्रोट्रॉफ्स भी पाए जा सकते हैं, यस। दोनों में है। क्या प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं? यस, पढ़ा है आप लोगों ने। स्लाइम मोल्ड्स, मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में हिस्सा ले सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल सहित बता रखा है मैंने। तो ये यहां पर ये इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये केवल रिमाइंड कराने वाले पॉइंट थे, ये इस चैप्टर के मेन हिस्से नहीं है। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एनसीईआरटी सेप्रोट्रोफिक वगैरह वर्ड यूज करता है, तो उनके मीनिंग बताने थे मुझे, इसलिए ये पॉइंट यहां पर मुझे रेफरेंस का आपका लेना पड़ा। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये जो हम फूड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और इनके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ब्रेकडाउन हुआ, उसका पॉइंट समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस से कंपैरिजन ले लिया, और उसके बाद ये मैंने आपको इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक करसरी रेफरेंस बता दिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा रिवाइज हो जाए। वैसे ये इस चैप्टर का मेन हिस्सा नहीं है, मैंने कहा, बट एज एनसीईआरटी टेक्स सम डिस्कशन, आई हैव आल्सो मेंशन्ड सम ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट दैट। हाँ, एक बार ध्यान से देख लेंगे, फिर आगे जाऊंगा। अब इस चैप्टर का आगे जो कॉन्सेप्चुअल मेन डिस्कशन है वो क्या है? हमने कहा रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन चल रहा है, तो उसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत है। हाँ जी, कैसा ब्रेकडाउन चल रहा है? तुरंत जानना होता है कि रेस्पिरेशन में जो ब्रेकडाउन होता है वो मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन होता है। पहले तो साधारण क्वेश्चन बन सकता है कि कैसा ब्रेकडाउन है, आ गया आंसर जी, मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन है। एक स्टेप में नहीं तोड़ना है कंपाउंड को, मल्टीपल स्टेप में तोड़ना है। और अच्छा सवाल पूछना चाहेगा, अगर एग्जामिनर होशियार होगा तो मल्टी स्टेप तो खुद ही बता देगा आपसे कहेगा ये बताओ क्यों। मैंने आंसर लिखा है उसका कि मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन का फायदा क्या है। जब ब्रेकडाउन मल्टी स्टेप होता है तो इसका बेनिफिट होता है
एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, बॉन्ड धीरे धीरे टूटेंगे, कार्बन बॉन्ड धीरे धीरे टूटेंगे, एनर्जी धीरे रिलीज होगी तो उसका एटीपी में कन्वर्जन बेटर होगा। क्या लिखा मैंने, फिर समझाऊंगा एक बार। सो दैट एनर्जी इज स्लोली रिलीज्ड, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग रिलीज्ड एनर्जी इनटू एटीपी। इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसका एटीपी में कन्वर्जन बेटर होता है। कैसे, अपना पुराना एक एग्जांपल यूज करूंगा। जैसे मैं कहता हूं ना कि आप वाटर बोतल लें, पानी की बोतल ली और उसको आपने अचानक पलट दिया, पूरा पलट दिया, तो क्या होगा, पानी बिखरेगा ज्यादा और आप पिएंगे कम। ज्यादा अमाउंट आ गया तो यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बॉडी की एक एफिशिएंसी है ना, कितना पानी पी सकते हैं पर सेकंड में, बाकी पानी तो बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप बोतल को धीरे धीरे तिरछा करेंगे तो आप पानी पिएंगे आराम से और बिखरेगा नहीं पानी। इट मीन्स ये एनर्जी के लिए भी सत्य है। सेल में अचानक ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो गई तो सेल एकदम इतनी तेजी से एटीपी बना ही नहीं पाएगा उन सब के, बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। लेकिन यदि धीरे धीरे कार्बन बॉन्ड टूटेंगे तो, कार्बन बॉन्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड यूज होंगे ना, तो कार्बन बॉन्ड टूटेंगे जब, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो धीरे धीरे एक एक करके बॉन्ड तोड़े जाएंगे। इससे एनर्जी जो रिलीज हुई उसके मोर एफिशिएंटली एटीपी बनेंगे। मैंने कहा मोर एफिशिएंटली, टोटल की गारंटी नहीं है जी, सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, अभी भी लॉस होगा। बस मैं ये कह रहा हूं मोर एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब लॉस को कम किया जाएगा, लॉस को कम किया जाएगा मल्टी स्टेप प्रोसेस के द्वारा। इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में जो कार्बन कंपाउंड है उनके ब्रेकडाउन चल रहे हैं। जो कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन चल रहा है, उस ब्रेकडाउन में एनसीईआरटी कैसे कहता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक होंगे, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन करने से। ये एक फायदा हो गया मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन का, और भी फायदे हैं। ये एक फायदा हो गया, बेटर अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन होगा मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन से। और क्या बेनिफिट होंगे ये आगे दिखेगा। मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन का फिर चर्चा ली मैंने। इसमें बीच में कई इंटरमीडिएट बनेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग और खत्म, नहीं, स्टार्टिंग फिर नया कंपाउंड नया कंपाउंड नया कंपाउंड, क्योंकि मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस चल रहा है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे। इन इंटरमीडिएट कंपाउंड के लिए एनसीईआरटी ने जो शब्द उपयोग किया है वो यूज किया है कार्बन स्केलेटन। हाँ जी, अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करता है एनसीईआरटी कि ऐसे ऐसे शब्द लिख दो जो बच्चा उस शब्द से डर के भाग जाए कि कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन और कुछ नहीं है, कार्बन कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड बनेंगे, मल्टीपल इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड बनेंगे। इनका क्या उपयोग होगा, इनमें से कुछ सम ऑफ देम यूज्ड फॉर सिंथेसिस। देखो क्रिटिकल वर्ड लिखा है, बिल्कुल बोर्ड में कैपिटल में लिख रखा है सिंथेसिस। मतलब मैं चर्चा तो कर रहा था ब्रेकडाउन की, नया पॉइंट क्या ले आया, इनमें से कुछ का उपयोग हो सकता है सिंथेसिस के लिए, दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। इसका मतलब पहले तो मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन एक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, कैटाबोलिक का, पर अब मैं उसमें क्या ले आया, सिंथेसिस। ये जानना बहुत जरूरी है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी भी लेता है। इसका मतलब मैंने कहा देयरफॉर रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। एम्फीबोलिक प्रोसेस कौन होता है, जिसमें ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों चल रहे हैं, वो होता है एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो मैंने पहले तो कहा कि रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है, ब्रेकडाउन हो रहा है, अब मैंने कहा एम्फीबोलिक है। अब बच्चे का सवाल, सर क्वेश्चन का आंसर क्या देना है,
एम्फीबोलिक बेटर आंसर है, एम्फीबोलिक बेटर आंसर है, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन में ये मोर एप्रोप्रिएट है, दोनों ऑप्शन हो, क्लियर आंसर दे दिया मैंने। अगर पहले तो मैंने कहा कैटाबोलिक, तो क्या कैटाबोलिक आंसर जा सकता है? हां, ब्रेकडाउन के लिए कैटाबोलिक आंसर जा सकता है, पर रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है, वो आंसर तभी जाता है जब एम्फीबोलिक ऑप्शन में ना हो। अगर एम्फीबोलिक ऑप्शन में है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन है? एम्फीबोलिक है। और समझाऊंगा इसको, पहले याद करना है टर्म जिसमें ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों चल रहे हैं, और मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा, आपको अच्छे से जोड़ूंगा। पहले याद कर लेना है कि मैंने शुरू में क्या कहा, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? टेक्निकल टर्म कैटाबोलिक प्रोसेस। फिर मैंने कहा इसमें से कुछ कंपाउंड का उपयोग सिंथेसिस में भी हो सकता है, और सिंथेसिस में अगर हो सकता है तो इसका मतलब इसके कंपाउंड सिंथेसिस में भी जा रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस मिलकर चल रहे हैं। एम्फी का मतलब ही होता है बोथ। कौन से बोथ? ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस, तो हो गया एम्फीबोलिक। अब इसको और एक्सप्लेन करूंगा, इधर ध्यान से देखना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा। कैटाबोलिक प्रोसेस कौन होता है? ब्रेकडाउन। ऐसे आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल कोई पाथवे लिख दिया कंपाउंड ए के ब्रेकडाउन से, क्योंकि मल्टीपल स्टेप का ब्रेकडाउन चल रहा है ना, बी से सी, सी से डी, ये ब्रेकडाउन का पाथवे चल रहा है। फिर एक सेपरेट पाथवे लिखा मैंने सिंथेसिस का, एनाबोलिक प्रोसेस कोई PQRS का। ये अलग अलग हो गए, कैटाबोलिक अलग, एनाबोलिक अलग। इन दोनों को मिलाकर साइंस क्या कहती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक है। बहुत शार्प क्वेश्चन बनेगा। अभी मैंने एम्फी शब्द का उपयोग नहीं किया, कहां करूंगा दिखाऊंगा। कैटाबोलिक अलग, एनाबोलिक अलग, आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसका कंपाउंड उसमें नहीं गया, उसका इसमें नहीं आया। लेकिन अगर एम्फीबोलिक शब्द आता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये क्या था? ये था कैटाबोलिक प्रोसेस, ब्रेकडाउन वाला। अगर इसी का कोई कंपाउंड सिंथेसिस में चला जाए, इससे सिंथेसिस पी का, यहां से क्यू आर एस, अब ये एम्फीबोलिक है। अगर दोनों लिंक्ड हैं, ये क्रिटिकल वर्ड, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवेज लिंक्ड अगर हो जाए, किस कंपाउंड के थ्रू लिंकिंग आई है? यहां कंपाउंड बी के थ्रू। सो जब रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन चल रहा है, बीच में मल्टीपल इंटरमीडिएट बन रहे हैं, इनमें से कोई इंटरमीडिएट यूज हो सकता है। ब्रेकडाउन में तो यूज हो ही रहा था, सिंथेसिस में भी उपयोग हो गया, ये आ गया एनाबोलिक। तो कैटाबोलिक के साथ साथ, अपनी मर्जी से चलता है कई बार, कैटाबोलिक के साथ एनाबोलिक आपस में पाथवे लिंक हो गया, देन दे आर रेफर्ड एज एम्फीबोलिक। तो ये पूरा हिस्सा मिलकर क्या हो गया? एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्या यह अभी भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है? यस। तो मेटाबॉलिज्म शब्द तब भी उपयोग हो सकता है जब ये पाथवे आपस में लिंक हो, और मेटाबॉलिज्म शब्द तब भी उपयोग हो सकता है जब लिंक ना हो। सो कैटाबोलिक, एनाबोलिक टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस, अगर लिंक ना हो तब भी। पर एम्फी नहीं आएगा। कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस अगर लिंक है किसी कंपाउंड के माध्यम से, किसी इंटरमीडिएट कंपाउंड के माध्यम से, देन दिस इज टुगेदर कॉल्ड एम्फीबोलिक प्रोसेस। और क्योंकि कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों मिलाकर है, तो अभी भी मेटाबोलिक तो कहलाएगा। फिर एक बार बोलूंगा, अंतर पहचानना। मेटाबोलिक शब्द उपयोग करने के लिए कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों की उपस्थिति जरूरी है, पर दोनों के कंपाउंड लिंक हो ये जरूरी नहीं है।
लिंक हो ना हो तब भी मेटाबॉलिक कहलाएगा। लेकिन एम्फीबॉलिक शब्द का उपयोग करने के लिए कंपाउंड्स, किसी एक या दो कंपाउंड के माध्यम से दोनों पाथवे का लिंक होना जरूरी है। और इसी ऐसे ही कंपाउंड को एनसीईआरटी ने कहा है कार्बन स्केलेटन। किसी कार्बन स्केलेटन या इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू पाथवे क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है आपस में, और यह वर्ड बन गया एम्फीबॉलिक। देखो एनसीईआरटी शब्द उपयोग करता है एम्फीबॉलिक, और मैंने उसको बहुत मेहनत करके अच्छे से समझाया है। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी एफर्ट लगा दी एक बात को समझाने पर, फिर भी आंसर गलत हो गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो शार्पनेस रखनी है, बात ठीक समझ में आए, गोबर नहीं फैलाना है क्वेश्चन पे, ठीक करना है आंसर को। तो ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का आपस में लिंक आ गया, एम्फीबॉलिक आ गया, उसका मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है, ये पूरा आपको बिल्कुल शार्पली क्लियरली समझा दिया इसको। अब पॉइंट आता है यहां पर, तो इसका मतलब एक बेनिफिट एक हो गया, मल्टीपल स्टेप में तोड़ने का एक बेनिफिट, ज्यादा बेटर एटीपी बनेंगे, बेटर अमाउंट में एटीपी बनेंगे। दूसरा बेनिफिट, इंटरमीडिएट कंपाउंड का एनाबॉलिक में यूज हो सकता है, और इसी कारण से पाथवे क्या बन जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या बन जाएगा, एम्फीबॉलिक बन जाएगा। अब यहां पर आ गया अगला पॉइंट, एनसीईआरटी भी आगे शब्द यूज करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो कंपाउंड, वो स्टार्टिंग कंपाउंड जिनका रेस्पिरेशन में उपयोग किया जाए तोड़ने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, वही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। क्या लिखा मैंने, स्टार्टिंग कंपाउंड्स फॉर रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन। रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड उपयोग किया जाएगा वही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा। बॉडी में ऐसे मल्टीपल टाइप के कंपाउंड यूज हो सकते हैं, पर बॉडी की एक प्रेफरेंस ऑर्डर है उनको उपयोग करने का। सबसे पहले इस प्रेफरेंस में कौन उपयोग हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। इस पर क्वेश्चन बनता है, कार्बोहाइड्रेट, अगला प्रेफरेंस ऑर्डर फैट्स लिपिड्स का, और फिर आखिरी में प्रोटीन्स का। तो पहला आसान सवाल तो यही है कि सबसे पहले उपयोग किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर कारण पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन है वो सबसे आसान है सेल के लिए, इजी ब्रेकडाउन है, इसलिए इनको सबसे पहले प्रेफरेंस में तोड़ा जाता है, और यही सेल में एनर्जी रिलीज करने के लिए सबसे मुख्य रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए शरीर में, सेल के पास कार्बोहाइड्रेट कम हो, तो अगले प्रेफरेंस में सेल किसको तोड़ सकता है, फैट्स या लिपिड्स को, फैट्स या लिपिड्स को अगली प्रेफरेंस में, और आखिरी में किसको उपयोग करेगा, प्रोटीन्स को। प्रोटीन सबसे आखिरी में क्यों उपयोग हुए, फैट लिपिड कार्बोहाइड्रेट के बाद क्यों उपयोग हुए, इनका जो ब्रेकडाउन है वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, आसान नहीं है इनको तोड़ना, इसलिए ये अगले नंबर पर आ रहे हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फैट बहुत एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा, लगभग डबल से भी थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 2 पर है क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल है। प्रोटीन्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स के, इसलिए इनको सबसे बाद में तोड़ा जा रहा है। हाँ जी, डेली लाइफ के बेसिक एग्जांपल लूंगा, उससे पहचानना क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर आप किसी शॉप पर गए और आपको एक 10 रुपए का पेन खरीदना है, आपने शॉपकीपर को 2000 का नोट निकाल के दे दिया, तो वो क्या करेगा, भाई आप बहुत छोटे खर्चे के लिए इतनी बड़ी करेंसी दे रहे हो, तो वो कहेगा कि उसके पास 2000 रुपए का छुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है, खुले पैसे दो। वो पहले ही हाथ जोड़ लेगा, भैया नहीं है 2000 रुपए के खुले, 10 रुपए के लिए कहां से 2000 रुपए के खुले दूंगा आपको।
तो इसलिए आपका तो काम ही रुक जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। छोटे छोटे काम के लिए बड़ी करेंसी उपयोग करना जैसे डेली लाइफ में सूटेबल नहीं है, ऐसे ही बॉडी के लिए भी सूटेबल नहीं है। छोटे छोटे काम के लिए वो कंपाउंड तोड़ो जिसका ब्रेकडाउन आसान हो। 2000 रुपए की तरह ही फैट में एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन हर काम के लिए फैट को तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन डिफिकल्ट है, इसका ब्रेकडाउन डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको स्टोरेज करना हो तो 10-10 रुपए के नोट सूटेबल है या 2000 के? 2000 के बैग में 10-10 हजार के नोट भर के रखोगे तो बैग भर जाएगा छिल्लर से और उसमें मनी कुछ नहीं आएगा। 2-2 हजार रुपए के नोट से बैग भरा हुआ है तो भाई उसमें बहुत ज्यादा मनी आ जाएगा। सो इफ स्टोरेज इज कैरिड आउट, लार्जर करेंसी इज सुटेबल, बट फॉर डेली लाइफ वर्किंग स्मॉलर करेंसी इज सूटेबल। तो डेली लाइफ वर्किंग के लिए कार्बोहाइड्रेट सूटेबल है, लेकिन स्टोरेज के लिए जो सूटेबल है वो फैट्स है, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा सूटेबल है। जब मैं बोलता हूं एनर्जी ज्यादा है तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, एनर्जी ज्यादा है इसके लिए टेक्निकल टर्म है, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका मतलब है एनर्जी रिलीज्ड इन पर ग्राम, पूरा लिख देता हूं, ऑफ अ कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जाए, कंबशन किया जाए, उसके पर ग्राम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा है। ये मोर देन डबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप देखो नेचर कितना इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी में अगर एनर्जी चाहिए होती है तो हमने कहा सबसे प्रेफरेंस पे किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को। स्टोरेज करना होगा तो क्या करेगा? फैट का। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जैसा जो स्टोरेज है लीवर में और मसल्स में बहुत थोड़ा अमाउंट है। बाकी अगर आप आलू खा लें, चावल खा लें, तो आलू चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, लेकिन बॉडी उसको जब स्टोर करती है तो आप कहते हैं फैट बढ़ गया। अरे खाया तो आपने कार्बोहाइड्रेट था, फैट कैसे बढ़ गया? बॉडी इज इंटेलिजेंट। अगर उसने 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया तो बॉडी में तुरंत 50 ग्राम वजन ऐड हो जाएगा, लेकिन उतनी ही एनर्जी उसको फैट के रूप में स्टोर करेगा तो 25 ग्राम में ही उतनी एनर्जी आ जाएगी, तो वो बॉडी का वजन ज्यादा नहीं बढ़े। तो इसलिए स्टोरेज किस रूप में करता है? फैट के रूप में करता है। इंटेलिजेंट है नेचर बहुत, क्योंकि एनिमल को मूव करना है ना। अब प्लांट को तो कहीं जाना नहीं है, एक जगह उगा हुआ है तो वो आराम से स्टार्च स्टोरेज कर रहा है, उनमें तो मेनली स्टार्च स्टोरेज होता है, उनको तो भाग दौड़ नहीं करनी है ना। एनिमल बॉडी को तो मूव करना है, इसलिए उसमें जो स्टोरेज है वो मुख्य रूप से किस रूप में है? फैट के रूप में। अब आप देखो फैट स्टोरेज बेटर है, फिर भी लोग इतना स्टोर कर डालते हैं कि जो फैट आधे में ही इतनी एनर्जी स्टोर कर लेता है, फिर भी वो स्टोर करते करते वजन उतना बढ़ा देते हैं। ज्यादा स्टोर नहीं किया है। अब यहां पर यह कंपैरिजन आ गया, तो बेटर स्टोरेज किसका आ गया? फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो मैंने करेंसी का भी एग्जांपल लेकर समझाया कि भैया छोटी करेंसी डेली लाइफ के लिए सूटेबल है और स्टोरेज के लिए बड़ी करेंसी सूटेबल है, जो मैंने यहां फैट का केस लिया। तो ये यहां पर कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना आ गई। फिर आ गया प्रोटीन की बात कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स के, ढांचा बना रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब है स्ट्रक्चर बना रहे हैं। भाई जो स्ट्रक्चर बना रहा हो उसको तोड़कर एनर्जी लेना, ये तो समझदारी नहीं है। मतलब अगर सर्दी का मौसम है
आपको सर्दी लग रही है, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि कुछ जलाकर कुछ गर्मी पैदा की जाए, तो आप क्या करेंगे? लकड़ियां ढूंढ कर लाएंगे, सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाएंगे, उनको जलाएंगे, उससे एनर्जी लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घर के दरवाजे में आग लगा देंगे कि लो भैया बिल्डिंग ब्लॉक में आग लगा दो, दरवाजा फूंको, आराम से हाथ सेको। ऐसे करते हैं क्या? भाई वो दरवाजा घर का बिल्डिंग ब्लॉक है, दरवाजा जला के हाथ सेकोगे तो थोड़ी देर में दरवाजा खत्म हो जाएगा और ठंडी हवा अंदर आएगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना सूटेबल नहीं है। जैसे हमारी डेली लाइफ में भी बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना सूटेबल नहीं है, ऐसे सेल के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना सूटेबल नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़कर एनर्जी लेना समझदारी नहीं है। आखिरी में नंबर आएगा, मतलब क्या दरवाजा तोड़कर या बिल्डिंग ब्लॉक को जलाकर एनर्जी ली जा सकती है? यस। कब? जब मुसीबत इतनी बड़ी आ गई हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो जान जा सकती है। लाइफ इज मोस्ट प्रीशियस। नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, लाइफ को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। तो अगर लाइफ को बचाने के लिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी तोड़ना पड़ा तो तोड़ेगा, कुछ सेल्स को तोड़कर बाकी को एनर्जी देगा ताकि बॉडी बची रहे। लेकिन आखिरी में ऐसा नहीं है कि रोज दरवाजा जलाता रहेगा, अपने बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को रोज तोड़ता रहेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो यह सूटेबल नहीं माना जाता है, इसका सबसे आखिरी में उपयोग किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये यहां पर मैंने पूरा का पूरा रेफरेंस बता दिया यहां पर। फिर एक छोटा सा पॉइंट सेपरेट क्या लूंगा जो एनसीईआरटी कहता है, यहां सेपरेट लिखा मैंने, ऑर्गेनिक एसिड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, अभी नाम याद रखना है, चैप्टर के आखिरी में इनके थोड़े एग्जाम्पल भी आएंगे, पर इनका मैं डिटेल नहीं ले रहा हूं क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, उसके डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनका 3 का कंपैरिजन डिटेल था, इसका केवल नाम लिया है। ऑर्गेनिक एसिड्स का भी उपयोग हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, केवल नाम याद रखना है। आगे आएगा, उपयोग आ जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा, अननेसेसरी चीज नहीं लेनी है। तो ये पूरा पॉइंट यहां पर मैंने इनके कंपैरिजन का ले दिया और ये कहानी इनकी पूरी आपको बता दी पहले ही। अब पॉइंट आ गया छोटे छोटे डिस्कशन का। क्या? रेस्पिरेशन में कुछ डिविजन्स हैं। एक टर्म आता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक आता है प्रोटोप्लाज्मिक। अगर कार्बोहाइड्रेट का या फैट का उपयोग हो रहा है रेस्पिरेशन में तो ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे ही फ्लोटिंग वर्ड आता है तो कुछ लोग उसमें अपनी कमजोर अंग्रेजी की जानकारी तुरंत लगाते हैं और वो फिर पूछते हैं, सर इसको फ्लोटिंग क्यों कह रहे हैं? कौन तैर रहा है? कोई नहीं तैर रहा है। यहां अंग्रेजी का कमाल है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन शब्द का जो अर्थ है वो है कभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग हुआ कभी फैट, कभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग हुआ कभी फैट, तो दोनों के बीच में रेस्पिरेशन स्विच कर रहा है। समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट समटाइम्स फैट, समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट समटाइम्स फैट। कोई चीज दो कंडीशंस के बीच में स्विच करे, इसको अंग्रेजी में फ्लोटिंग भी बोलते हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूं हिंदी में, मैं दो परिस्थितियों के बीच में झूल रहा हूं। मैं दो परिस्थितियों के बीच में झूल रहा हूं। अब मैंने कहा इसकी इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश बनेगी आई एम फ्लोटिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। तो क्या मैं इसमें कहीं तैर रहा हूं या सच में झूल रहा हूं? अरे मैं ना झूल रहा हूं ना तैर रहा हूं, वो दिमागी रूप से है, खाली दो परिस्थितियों के बीच में दिमाग झूल रहा है। इसका मतलब प्रोसेस कहीं तैर नहीं रहा है, कोई नहीं तैर रहा है। दो परिस्थितियों के बीच में स्विच होना, कभी ये कभी वो, उसको अंग्रेजी में एक शब्द फ्लोटिंग भी कहलाता है। तो सही उपयोग करना है अंग्रेजी का और दिमाग का, तैरने नहीं लगना है। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब है कभी कार्बोहाइड्रेट्स और कभी फैट्स का उपयोग हो रेस्पिरेशन में, यही फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। हाँ, अगले पॉइंट पे नहीं जाना, पहले इधर ध्यान देना है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, हमने कहा था ना प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स का उपयोग होगा जो बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं,
उनका उपयोग अगर रेस्पिरेशन में हो गया तब यह कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल की जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बनाने वाले कंपाउंड उपयोग हो गए ना, इनका मेन पर्पस एनर्जी देना नहीं था, इनका तो मेन पर्पस था स्ट्रक्चर बनाना। अगर मजबूरी में इनका उपयोग हो गया तो ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि प्रोटीन मुख्य रूप से इस पर्पस के लिए सेल में नहीं रखे जाते। फिर एक उल्टा क्वेश्चन बनता है, इन पल्सेस, पहले आपसे बेसिक सवाल करूंगा, दाल में जो दाल वाले पौधे होते हैं उसमें मुख्य स्टोरेज ही किस चीज का है? प्रोटीन का। मुख्य स्टोरेज वहां कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। अगर वहां पर स्टोर्ड वाले प्रोटीन, ये क्रिटिकल वर्ड है बहुत, स्टोर्ड प्रोटीन का उपयोग हुआ रेस्पिरेशन में, प्रोटीन बाय देयर सेल्स, हम अपने दाल खाने की बात नहीं कर रहे हैं, पौधे के सेल खुद अगर उसके स्टोर्ड प्रोटीन का उपयोग करें अपने रेस्पिरेशन में, तब वो फ्लोटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, मेरे ऐसा कहते ही बच्चे का सवाल आता है, सर प्रोटीन वाला तो इधर था, थोड़ा धीरे चलेंगे तो पहचानेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन शब्द तब आता है जब वो प्रोटीन उपयोग हो जो बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे थे, जबकि यहां जो प्रोटीन उपयोग हुए हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक वाले नहीं है। उसके अतिरिक्त जो स्टोरेज हुआ प्रोटीन का, यदि वो वाले प्रोटीन रेस्पिरेशन में उपयोग हुए तो फिर प्रोटोप्लाज्मिक शब्द नहीं आएगा, फिर शब्द फ्लोटिंग में ही रहेगा। सो इन पल्सेस मेन स्टोरेज इज ऑल्सो दैट ऑफ प्रोटीन। अगर पल्सेस के पौधे खुद, जैसे दाल का जो बीज है, दाल वाले पौधे का जो बीज है, उसमें मेन स्टोरेज किसका है? प्रोटीन का। अब अगर ये जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेशन के समय उस बीज में जो प्रोटीन है उनका खुद ही उपयोग करेगा जर्मिनेशन करते हुए। तो वो जो जर्मिनेशन के समय सीडलिंग उग रहा है वो सीड के स्टोर्ड फूड का उपयोग कर रहा है, और वो स्टोर्ड फूड क्या है? प्रोटीन। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये किस कैटेगरी में जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये आएगा फ्लोटिंग में। क्यों? प्रोटीन बेशक से उपयोग हुआ है, लेकिन ये प्रोटीन इसी पर्पस के लिए था, एनर्जी के लिए ही था, ये बिल्डिंग ब्लॉक वाला प्रोटीन नहीं था। इसका पर्पस ही ये था कि ये जब पौधा जर्मिनेट होगा तो इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए स्टोर्ड प्रोटीन वाली कैटेगरी उपयोग होगी, तो ये फ्लोटिंग की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ये कारण है। तो ये एक कैटेगरी हो गई क्वेश्चंस की, टर्म याद रखने, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, अंतर पहचानना है इनका, यही क्रिटिकल पॉइंट था यहां पर इसको सेपरेट करने का। अब इसी प्रकार से एक और डिवीजन आ गया, ये आसान है। रेस्पिरेशन सब लोग पहचानते हैं, दो मेन कैटेगरीज, एरोबिक एनारोबिक, बिल्कुल छोटे बच्चों वाले पॉइंट लिए हैं, डिटेल तो आएगा आगे चैप्टर में। अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ तो भाई ये क्या कहते हो? एरोबिक है। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हुआ तो क्या? एनारोबिक है। अब इतने छोटे छोटे पॉइंट का वैल्यू है कुछ, तभी ले रहा हूं, बिना वजह नहीं है। अगर ऑक्सीजन का उपयोग हुआ रेस्पिरेशन में तो सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा, मैक्सिमम जितना तोड़ा जा सकता है उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपयोग नहीं हुई तो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा। ये वर्ड बहुत क्रिटिकल है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। और भैया सीधी सी बात है, अगर पूरा तोड़ा जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ज्यादा एटीपी बनेंगे, और कंपाउंड को पूरा तोड़ा ही नहीं है तो कम एटीपी बनेंगे, जो आपको आगे गिनती भी दिखाई देगी, इधर एटीपी ज्यादा, इधर एटीपी कम। तो तीन सिंपल पॉइंट हैं, फिर इससे क्वेश्चन रेज करूंगा मैं आपसे। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है, O2 उपयोग हुआ, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, ज्यादा एटीपी बने, एनारोबिक है, ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन उपयोग नहीं हुआ और एटीपी कम बने। अगर होशियार एग्जामिनर होगा तो आपसे इसमें से एक क्वेश्चन बनाएगा और आपसे कहेगा कि भाई आप तो ये बताओ कि ऑक्सीजन में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, और अगर ऑक्सीजन का उपयोग ना हो तो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऑक्सीजन दैट in presence of oxygen or when oxygen is utilized, respiration results in complete oxidation.
ऐसी क्या खास बात है ऑक्सीजन में? ध्यान से सोच लो सवाल क्या कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन की ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराता है? आंसर बनता है ये लिखा मैंने, आंसर बायोलॉजी में से नहीं आएगा। आंसर आंसर है केमिस्ट्री में से। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अगर आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होगा तो अब पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि भैया फ्लोरीन के बाद पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो नंबर है वो ऑक्सीजन का ही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी फ्लोरीन में और उसके बाद नंबर 2 पर ऑक्सीजन में। तो नेचर पागल थोड़ा ही है कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ क्यों नहीं भर देता? कोई भी गैस भरनी हुई, अरे भैया साइकिल का गाड़ी का टायर नहीं है कि इसमें हवा भरनी है, ऑक्सीजन ही क्यों ली? क्योंकि इसमें एबिलिटी है ऑक्सीडेशन कराने की, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, इसलिए ये ऑक्सीजन लेता है बॉडी, ऑक्सीजन की इसलिए जरूरत है। मेरे ऐसा कहने पर आपका सवाल, तो सर फ्लोरीन क्यों नहीं ले लेते? ओ भाई नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, फ्लोरीन टॉक्सिक हो जाएगा बॉडी के लिए, इतने अमाउंट में फ्लोरीन बॉडी में जाएगा तबाही मचा देगा, टॉक्सिक है वो। तो फ्लोरीन के बाद जो अगला सबसे सुटेबल ऑप्शन था नेचर के पास वो क्या था? ऑक्सीजन, और उसको ही हम यूज कर रहे हैं। तो बॉडी जो यूज करती है सांस लेने में, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। कभी पूछा है अपने आप से सवाल कि भाई हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, कोई और गैस क्यों नहीं भर लेते? ये आंसर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, हाई एबिलिटी टू प्रमोट ऑक्सीडेशन। ये कारण है जिसकी वजह से हम आप सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन टू प्रमोट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रमोट करने के लिए, ये कारण है। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, ये कंपैरिजन आपको बताया, क्वेश्चन का आंसर आ गया पूरा। ये देख लो ध्यान से, फिर चलूंगा, क्वेश्चन का आंसर दे दिया पूरा। और क्वेश्चन करूंगा आपसे, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन। ये धोखा देने वाले सवाल है, क्वेश्चन लिखे आपके लिए, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी से रिलेटेड पॉइंट है, आगे भी काम आएंगे। आपसे अगर पूछता है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सेल्स, जो दो सबसे क्लोज ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन होगा ग्लूकोज, एक ऑप्शन होगा एटीपी। इन दो ऑप्शंस का उपयोग किया जाएगा। और ये क्वेश्चन, एक है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स, इनके आंसर अलग अलग हैं। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सेल्स का जो आंसर है वो आंसर है ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट सबसे अधिक सेल उपयोग करते हैं वो क्या है? ग्लूकोज है। पर इमीडिएट एनर्जी सोर्स कौन है? आंसर है एटीपी, आंसर है एटीपी। मैं चलते ही मेरे मसल सेल को एनर्जी चाहिए, तो क्या मसल सेल सीधा ग्लूकोज से एनर्जी लेगा? ना, तुरंत एनर्जी किससे लेगा? एटीपी से। यही एनर्जी करेंसी है। लेकिन ये एटीपी किसने बनाए? ग्लूकोज ने बनाए।
ग्लूकोज से सीधे एनर्जी क्यों नहीं ली? भैया अभी समझाया था पीछे, मल्टीपल स्टेप का ब्रेकडाउन है, तुरंत एनर्जी नहीं दे पाएगा, समय लगेगा मल्टीपल स्टेप से तोड़ने में। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन है। जबकि एटीपी का जो है वो सिंगल स्टेप ब्रेकडाउन है, तुरंत बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी दे देगा। तो फंक्शन करने के लिए इमीडिएट एनर्जी सोर्स एटीपी, लेकिन उस एटीपी को बनाने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे कॉमन ग्लूकोज। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, जो पूछा है उसका आंसर देना है। एनर्जी करेंसी या इमीडिएट सोर्स पूछेगा तो आंसर एटीपी है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछेगा सेल का, दोनों सेल में ही है, तब आंसर क्या है? ग्लूकोज है। तो इन ऑप्शंस को संभाल के उपयोग करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बनेगा क्वेश्चन। फिर एक और पॉइंट एनसीईआरटी का लिया आगे, प्लांट्स के बारे में छोटी सी बेसिक चर्चा एनसीईआरटी लेता है। क्या कहता है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के नाम से। पहले अपने बारे में देखना है, फिर प्लांट पे जाऊंगा। हमारा सांस लेना कैसा है, हमारा गैसियस एक्सचेंज कैसे है? हमने सांस लिया, नोस्ट्रिल से सांस लिया, यहां से एयर अंदर गई, लंग्स में गई, लंग्स में क्या हुआ? इस एयर में से जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई, और फिर इस ब्लड ने पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया। ब्लड ने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो एंट्री हो रही है वो एक जगह से, पर सप्लाई तो सारे में हो रही है। प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में ऐसा नहीं है। वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऑक्सीजन एक जगह से एंटर होगी, सपोज पत्तियों में से एंटर हो गई और जड़ों तक जा रही है। नहीं, प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जो लीफ में से ऑक्सीजन नीचे भेजेगा ना। पौधे का हर भाग अपनी गैसियस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट के लिए खुद जिम्मेदार है। एक भाग की ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे भाग में लीफ से रूट में, रूट से लीफ में नहीं जाती है। इसको मैंने छोटे से डायग्राम से समझाया है और एनसीईआरटी का कोर पॉइंट लिया है। लीफ में स्टोमेटा है, ये सबसे कॉमन है गैसियस एक्सचेंज के लिए। पोर्स जो होते हैं, स्टोमेटा इतना बड़ा नहीं होता है, वो आपको दिखे बस इसलिए इतना बड़ा गोला लगा दिया मैंने। जो ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं लीफ में, स्टोमेटा। लीफ अपना गैसियस एक्सचेंज खुद कर रहे हैं। ये जो एरो लगाए हैं ये गैसियस एक्सचेंज के हैं। ऑक्सीजन लेना, रात में तो ऑक्सीजन लेंगे ना, पत्तियां भी रेस्पिरेशन तो करेंगी ना, CO2 रिलीज करेंगी। दिन है तो CO2 लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, O2 रिलीज करेंगे। स्टेम अपना गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। इस एरो का वही मतलब है, गैसियस एक्सचेंज। लेंटिसल्स क्या है? जो बार्क है, छिलका है स्टेम का, उसमें जो पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेंटिसल्स। और रूट्स अपना एक्सचेंज खुद कर रहे हैं। ध्यान देंगे इस बात का, मैंने लीफ की गैस कहीं रूट में नहीं पहुंचाई है। तो लीफ ने जो एक्सचेंज किया वो अपने पर्पज के लिए है, स्टेम ने एक्सचेंज किया अपने पर्पज के लिए है। रूट सॉइल से कर रहा है, रूट सॉइल से गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, वहीं से लेता है ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो देखो, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लेंटिसल से हो रहा है, और क्यूटिकल से हो रहा है, या जनरल सरफेस से हो रहा है, या जनरल सरफेस से हो रहा है, प्लांट के जनरल सरफेस से। रूट में तो स्टोमेटा वगैरह कुछ नहीं है ना, तो उसके जनरल सरफेस से हो रहा है। क्यूटिकल शब्द, और जहां पर भी ओपन सरफेस है लीफ स्टेम वगैरह में, और रूट में आप सिंपली कह सकते हैं कि जो उसकी एपिडर्मिस है उसके जनरल सरफेस से हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या आ गया? ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ईच प्लांट पार्ट इज इटसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स गैसियस एक्सचेंज। पौधे का हर भाग अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। और आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग डिस्टेंस गैसियस ट्रांसपोर्ट इज एब्सेंट इन प्लांट। पौधों में लंबी दूरी का गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लीफ ऑक्सीजन यहां पहुंचा है,
ऐसा नहीं होता पौधों में कि इनके रेस्पिरेशन की डिमांड लीफ पूरी करे। हमारी बॉडी की तरह ऐसा नहीं है कि नोज में से एयर गई पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। सराउंडिंग से, हाँ ये करेक्ट करूंगा, ये करेक्ट किया। डिफ्यूजन के माध्यम से, सराउंडिंग से डायरेक्ट डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस की एंट्री और एग्जिट होता है। इसी प्रकार से गैसियस एक्सचेंज होता है यहां पर, और एक जगह से दूसरी जगह इंटरनल ट्रांसपोर्ट गैसेस का पौधों के केस में नहीं है। ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, मीनिंग इसका अच्छे से पहचानना है। तो देखो ये गैसियस ट्रांसपोर्ट की पूरी स्टोरी बहुत सिंपल शॉर्ट में ली है, और आपको एनसीईआरटी का पूरा 2 पैराग्राफ है, वो एकदम तुरंत समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी ने ये पेज नंबर 227 228 पर जाकर डिस्कशन दिया है, 227-28 पर ये डिस्कशन एनसीईआरटी ने दिया है। तो आज की समरी देख लो, ये पॉइंट बता दिया, ये धोखा देने वाले क्वेश्चन थे ये बता दिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से लिंक हो रहा था, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबको नचा देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आसान पॉइंट था, पर मैंने इसमें से अच्छा क्वेश्चन निकालकर आपको बताया। ये पॉइंट एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा था, पर कुछ बुक्स में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर्पज से ये मैंने फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक कराया। कैलोरीफिक वैल्यू का पॉइंट एनसीईआरटी इनडायरेक्टली देता है, एनर्जी रिच होने की बात एनसीईआरटी करता है, तो ये लेना भी जरूरी था। ये पॉइंट बता दिया, ये बहुत अच्छे से समझाया, और इस एक स्लाइड पर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। यहां पर ये एम्फीबोलिक एनाबोलिक इनका कंपैरिजन ले दिया पूरा। यहां पर जो ये सिंथेसिस की बात आई, मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन आपको बता दिया पूरा, ये सारी कहानी आपको ले ली। एक पॉइंट जो और लेना चाहूंगा वो पॉइंट आएगा सबस्ट्रेट में। हाँ, इन सबस्ट्रेट पर एक पॉइंट और बनता है। क्या बॉडी ऐसा करती है कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाने के बाद फैट का उपयोग, फैट खत्म हो जाने के बाद प्रोटीन का उपयोग? ना, सही पहचानना है। कार्बोहाइड्रेट कम हो जाने पर फैट का उपयोग, फैट कम हो जाने पर प्रोटीन। ऐसा नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट को पूरा जीरो होने का इंतजार करेगा। भैया कार्बोहाइड्रेट जीरो हो गया तो मर नहीं जाएगा ऑर्गेनिज्म। सेल में ग्लूकोज जीरो हो गया, कैसे जिंदा रहेगा सेल? इसका मतलब ऐसे नहीं समझना है कि पहले कार्बोहाइड्रेट फिर फैट, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट जीरो हो जाए। नहीं, कार्बोहाइड्रेट जीरो नहीं हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए फिर फैट, फिर फैट कम हो जाए तो प्रोटीन कम हो जाए, ना कि जीरो हो जाए। इसलिए एनसीईआरटी चैप्टर के आखिरी में जाकर एक जगह कहता है कि सेल के अंदर प्योर कार्बोहाइड्रेट या प्योर फैट का उपयोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ही नहीं होता, मतलब मिक्स चलता रहता है। अगर 95% कार्बोहाइड्रेट उपयोग हो रहा है तो उसमें से 2-3%, 5% फैट का भी उपयोग हो रहा होगा। 99% कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है, 1% फैट भी उपयोग हो सकता है। 100% प्योर नहीं होता कि यही होगा, बिल्कुल मेजोरिटी अमाउंट इसका उपयोग हो रहा है। ये कम होने लगा तो फिर इसकी मेजोरिटी आ जाएगी, ये भी कम होने लगा तो फिर इसकी मेजोरिटी आ जाएगी। प्योरली किसी एक ही प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का उपयोग नहीं है, मिक्सिंग है। हाँ, उस मिक्सिंग में पहले कौन ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन, ये कम हो गया तो कौन ज्यादा? फैट, ये भी कम हो गया तो फिर कौन ज्यादा उपयोग होगा? प्रोटीन। तो जो एनसीईआरटी कहता है उसका मीनिंग ठीक पहचानना है, मैंने बता दिया है इसका क्या सेंस बनता है, उसको सही पहचानना है। और जो मैंने पेजेस एनसीईआरटी के बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगी। सारी कहानी आपको बताई है। एक चीज जो मैं और एक्सपेक्ट करता हूं कि जो आपको दीपावली का समय मिला, थोड़ी वैकेशन मिली, इसमें आपने का कोई पेंडिंग वर्क होगा तो उसको जरूर कंप्लीट किया होगा। हाँ जी, एज सच आपके लिए पूरी वैकेशन नहीं होती है, आपको तो पढ़ते ही रहना है और लगातार काम करना है, तभी जाकर सफलता मिलेगी। तो पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ना है। सो
इफ़ यू हैव एनी वैकेशंस लाइकवाइज, अभी जैसे दिवाली की वैकेशन आई तो उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है। हाँ, थोड़ा सामान्य आप जितना समय दे रहे हैं उससे थोड़ा कम भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़ीरो नहीं करना है। कोई भी पेंडिंग वर्क रहता है तो उसको कंप्लीट करके चलना है।